महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यहाँ से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो इस प्रकार से इस लेसन के द्वारा आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है 1857 की क्रांति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1857 की क्रांति को हमारे यहाँ पर उदय करने के पीछे मौलिकतः कई कारण रहे हैं, पर सर्वप्रथम अपन लोग यह जानकारी एकत्र कर लें कि 1857 की क्रांति को सबसे पहली बार क्या कहा गया। इसके नामकरण के माध्यम से यदि हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो इसके नामकरण में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उन्हें अपन लोग वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दूसरे शब्दों के अंदर इस क्रांति का दूसरा नामकरण किया गया, जिसे अपन लोग राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले जो व्यक्ति हैं अंग्रेजों के रूप में, इन्हें अपन लोग बेंजामिन डिज़रेली के नाम से जानते हैं। बेंजामिन डिज़रेली के नाम से जानते हैं। बेंजामिन डिज़रेली के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें अपन लोग अशोक मेहता कहते हैं। आज हम लोग 1857 की क्रांति का राजस्थान संदर्भ पढ़ने जा रहे हैं। यह क्रांति दो विशेष प्रकार की कसौटियों में काम करती है, एक राजस्थान संदर्भ के अंदर और एक भारत के संदर्भ में। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उन्हें वीडी सावरकर कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति रहे हैं, उनमें बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता का नाम दृष्टिगोचर होता है। 1857 की क्रांति के पीछे सबसे पहला उद्देश्य जो सामने आता है वो आता है सायक संधि प्लान का। इस सायक संधि प्लान को अपन लोग मैत्रीय संधि प्लान भी कहते हैं। मैत्रीय संधि प्लान भी कहते हैं। दोस्तों, इसका कालावधि रही है जिसे अपन लोग 1798 से लेकर और 1805 ईस्वी तक मानते हैं। सायक संधि के प्रेरक जन्मदाता के रूप में जिस व्यक्ति का नाम दृष्टिगोचर होता है वह व्यक्ति है लॉर्ड वेलेजली। इसे सहायक संधियों का जनक कहते हैं। दोस्तों, इस संधि के पीछे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जो कारण था, वह कारण मराठा एवं पिंडारियों का आतंक था। मराठा एवं पिंडारियों का आतंक था। दोस्तों, इस संधि को जो दूत हमारे सामने लेकर आया, ऐसे दूत को अपन लोग जिस नाम से जानते हैं वह नाम है जिसे अपन लोग चार्ल्स मैटकॉफ कहते हैं। चार्ल्स मैटकॉफ के नाम से जानते हैं। समस्या जिन लोगों के सामने थी वह देशी राजा एवं सामंत थे।
और इनके सामने जो समस्या थी वह मराठा एवं पिंडारियों का कारण माना गया है। इस संधि के समय हमें अंग्रेजों के माध्यम से जो प्रलोभन दिया गया वह प्रलोभन था जिसे अपन लोग सैनिक सहयोग के नाम से जानते हैं। और इस सहयोग को मांगने वाले जो वर्ग हैं वह रियासतें स्वीकार करने वाली मांग रखी गई सैनिक छावनियों की। स्वीकार करने वाली जो रियासतें थी, ऐसी रियासतों में मूलतः दो रियासतों का नाम आता है। पहली 1803 के अंदर जो प्रथम रियासत है उसे भरतपुर कहते हैं, और 1803 के अंदर ही जो दूसरी रियासत है उसे अलवर कहते हैं। भरतपुर रियासत के जो शासक थे वह रणजीत सिंह थे। और इसी प्रकार जो दूसरी रियासत है उस रियासत के शासक थे बख्तियावर सिंह। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है, सायक संधि प्लान को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत 1803 में भरतपुर थी, उसके प्रशासक अजीत सिंह थे। इसी प्रकार जो सेकंड रियासत है 1830 में अलवर थी, जिसके प्रशासक बख्तियावर सिंह थे। ध्यान दो दोस्तों, इसी क्रम में अपन लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में एक संधि प्लान और आता है। ऐसे संधि प्लान को हम लोग जिस विशेष नाम से जानते हैं उसे अपन लोग आश्रित पार्थक्य नीति कहते हैं। यह भी सायक संधि प्लान था। इस संधि का जो काल है यह काल 1817 से लेकर और 1823 ईस्वी तक का काल था। इस समय हमारे यहाँ पर मौलिकतः जिसे जनक कहा गया है वह व्यक्ति एक अंग्रेज प्रमुख थे जिन्हें अपन लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो दूत के रूप में हमारे पास में आया उसे मेटकॉफ के नाम से जानते हैं। यह प्रस्ताव देशी राजाओं के पास लाया। समस्या जो रही है वह समस्या मराठा एवं पिंडारियों का आतंक रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेजों के माध्यम से हमें जो प्रलोभन दिया गया वह प्रलोभन अब की बार कुछ यूँ था। पहला प्रलोभन था जिसे अपन लोग सैनिक सहयोग कहते हैं, और जो दूसरा प्रलोभन था उसे अपन लोग आर्थिक सहयोग कहते हैं। अब की बार इन लोगों ने जो मांग रखी
जो मांग रखी वह जमींदारी प्रथा की थी। जमींदारी व्यवस्था का अधिकार की मांग रखी इन्होंने। इस प्रस्ताव स्वीकार करने वाली जो रियासतें हैं वह रियासतें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले 1817 के अंदर जो रियासत आती है उसे हम लोग करौली कहते हैं, और यहाँ के प्रशासक का नाम था, इसे अपन लोग हरबख्श पाल सिंह के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में जो दूसरी रियासत है वह भी 1817 में आई, जिस रियासत को मूलतः कोटा कहा गया, और कोटा के जो शासक रहे हैं उन्हें अपन लोग राव उमेद सिंह के नाम से जानते हैं। इसी घटना चक्र में अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है नंबर 3 पर। वह भी 1817 के अंदर जो रियासत थी उसे टोंक कहते हैं, और यहाँ के जो नवाब थे उन्हें अपन लोग नवाब आमिर खां पिंडारी कहते हैं। आमिर खां कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में 1818 में जो रियासत सामने आती है उसे अपन लोग जोधपुर कहते हैं, और यहाँ के शासक थे महाराजा मानसिंह सेकंड। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास में जो अगली महत्वपूर्ण रियासत आती है उसे 1818 में बीकानेर कहते हैं। बीकानेर रियासत के शासक महाराज सूरत सिंह थे। इसी प्रकार हमारे पास में जो अगली रियासत आती है 1818 में, वह रियासत है जयपुर, और जयपुर के प्रशासक थे जिन्हें हम लोग सवाई राजा जगत सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो अगली रियासत है वह 1829 के अंदर जो रियासत थी उसे बूंदी रियासत कहते हैं, और यहाँ के शासक का नाम था महाराज विष्णु सिंह। इसी प्रकार अगले क्रम में अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। 1823 में जो रियासत थी, इस रियासत को अपन लोग सिरोही कहते हैं, और सिरोही के समकालीन शासक थे, इन्हें अपन लोग महाराज शिव सिंह के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि हमारे यहाँ पर इस घटनाक्रम को यदि हम लोग वापस अध्ययन करते हैं तो देखते हैं मौलिकतः आश्रित पार्थक्य संधि, जिसे सहायक संधि कहा गया, इस संधि का काल 1817 से लेकर 1823 रहा। इस संधि के समय हमारे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग थे। उन्होंने अपना दूत मैड काप को बनाकर देशी राजाओं के पास भेजा और तत्कालीन समस्या से हमें अवगत कराया। वह समस्या थी मराठा एवं पिंडारियों का आतंक। अंग्रेजों के माध्यम से हमें पहला प्रलोभन दिया गया सैनिक सहयोग का, और दूसरा प्रलोभन दिया गया आर्थिक सहयोग का।
दोस्तों अब की बार उन्होंने मांग रखी जमींदारी व्यवस्था के अधिकार को प्राप्त करने की, जमींदारी व्यवस्था के अधिकार को प्राप्त करने की। और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाली जो पहली रियासत है 1817 के अंदर करौली थी। यहाँ के प्रशासक हरबख्श पाल सिंह थे। दूसरी रियासत कोटा थी, यहाँ के प्रशासक राव उमेश सिंह थे। अगली जो रियासत है उसे हम लोग टोंक के नाम से जानते हैं और यहाँ के प्रशासक नवाब आमिर खां पिंडारी थे। इसी प्रकार जो अगली रियासत है उसे जोधपुर कहते हैं। यहाँ के प्रशासक महाराज मानसिंह थे। अगली जो रियासत है उसे बीकानेर कहते हैं और बीकानेर के प्रशासक महाराज सूरत सिंह थे। इसी प्रकार 1818 में जयपुर रियासत है। यहाँ के प्रशासक सवाई राजा जगत सिंह सेकंड थे। जो अगली रियासत है बूंदी है, यहाँ के प्रशासक महाराज विष्णु सिंह थे। जो अगली रियासत अंतिम है वह रियासत सिरोही है और यहाँ के प्रशासक शिव सिंह थे। आश्रित प्रांतिक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। तो प्रथम रियासत कौन सी है भाई? करौली है। यहाँ से प्रॉपर प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम की विषय वस्तु का अंश रहा है। आओ देखते हैं हम लोग इसके आगे के घटना चक्र को। हमारे यहाँ दोस्तों मौलिकतः छावनियाँ जो बनी, उन छावनियों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया। ने, नी, ए, दे, खे और ये बा। प्रत्येक प्रकार की छावनी का हम लोगों ने एक एक अक्षर लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस ने का मतलब नसीराबाद से है। इस नी का मतलब नीमच से है। इस एक का मतलब एरिनपुर से है। इस दे का मतलब देवली से है। इस खे का मतलब खैरवाड़ा से है और इस बा का मतलब ब्यावर से है। हमारे यहाँ पर मोटे तौर पर छावनियों को इस प्रकार बनाया गया। पहली को नसीराबाद बोलते हैं, दूसरी को नीमच बोलते हैं, तीसरी को एरिनपुर बोलते हैं, चौथी को देवली बोलते हैं, पांचवी को खैरवाड़ा बोलते हैं और छठी को परलोक ये कहते हैं। ये 5 नंबर की है, ये 4 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, ये 2 नंबर की है और ये 1 नंबर की है। इस छावनी का मूलतः संबंध अजमेर से था। इस छावनी का मूलतः संबंध मध्य प्रदेश से था। इस छावनी का मूलतः संबंध पाली से था और इस छावनी का संबंध मूलतः टोंक से था। इस छावनी का मतलब मूलतः उदयपुर से था और इस छावनी का मूलतः संबंध अजमेर से था। जैसा कि विधिवत मालूम है कि अपने यहाँ पर छावनियों को 6 चरणों में बांटा गया है। प्रथम छावनी के रूप में ने, नी, ए, दे, खे, बा का नाम अंकित होता है। ने फोर नसीराबाद है, नी फोर नीमच एरिनपुर मध्य प्रदेश का भाग है, ए फोर एरिनपुर पाली का भाग है, दे फोर देवली टोंक का भाग है, खे फोर खैरवाड़ा उदयपुर का भाग है, बा फोर ब्यावर अजमेर का भाग है। देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ और दृष्टांत सामने आएंगे आपके पास में। वे दृष्टांत क्या हो सकते हैं, आओ देखते हैं। यह छावनी सबसे बड़ी है। इसी प्रकार दोस्तों, अपने यहाँ पर सबसे छोटी छावनी के रूप में जिस छावनी को गिनते हैं वह छावनी है छोटी छावनी। इसे देवली कहा जाता है। ऐसी छावनी जो राजस्थान की सीमा पर है उसे नीमच कहते हैं। सीमांत छावनी, सीमांत छावनी कौन सी है भाई? यह छावनी।
दोस्तों यह छावनी भीलों की छावनी है और यह छावनी दोस्तों मीणों की छावनी है। प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे उजागर हो रहे हैं। सबसे बड़ी छावनी को नसीराबाद की छावनी कहते हैं, सबसे छोटी छावनी को देव छावनी कहते हैं, सीमांत छावनी को नीमच छावनी कहते हैं, भीलों की छावनी को खैरवाड़ा छावनी कहते हैं, मीणों की छावनी को हम लोग ब्यावर छावनी कहते हैं। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि इन दो छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। देखो मित्रों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दृष्टिगोचर होते हैं आपके पास में। हम लोग अगर छावनियों का प्रॉपर अध्ययन करते हैं तो इन्हें एक ट्रिक्स के माध्यम से जान सकते हैं। आओ देखते हैं। न, नी, ए, दे, खे और बा। न का मतलब नसीराबाद से है, नी का मतलब नीमच से है, ए का मतलब एरनपुर से है, दे का मतलब देवली से है, खे का मतलब खैरवाड़ा से है, बा का मतलब ब्यावर से है। नसीराबाद अजमेर के अंदर है, नीमच मध्य प्रदेश में है, एरनपुर पाली में है, देवली टोंक में है, खैरवाड़ा उदयपुर में है और ब्यावर अजमेर में है। सबसे बड़ी छावनी के रूप में हम लोग नसीराबाद को लेते हैं, सबसे छोटी छावनी के रूप में देवली को लेते हैं, सीमांत छावनी के रूप में नीमच को लेते हैं। क्रांति में भाग नहीं लिया वह छावनी है खैरवाड़ा और ब्यावर। खैरवाड़ा भीलों की छावनी है और ब्यावर मीणों की छावनी है। आओ दोस्तों, इसी घटना चक्र के अंदर अपन लोग और आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर मौलिकतः इस क्रांति के समय जो प्रतीक रहे हैं, ऐसे प्रतीकों को हम लोग कुछ इस प्रकार देखते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों, जिसे अपन लोग रोटी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है जिसे अपन लोग कमल का फूल कहते हैं, कमल का फूल कहते हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों एक गीत आता है, एक कविता आती है राजस्थान के अंदर, एक नारा भी आता है और ऐसा वह नारा, ऐसी वह कविता है जिसे अपन लोग बोलते हैं इलाना देनी आपनी, हालरियो हुलराय, इस कविता के बोल हैं। और यह कविता जो है, यह जिस रचना से ली गई है उसे अपन लोग वीर सतसई कहते हैं। और वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना 1857 ईस्वी के अंदर जिस व्यक्ति ने की उसे अपन लोग सूर्यमल मिश्रण के नाम से जानते हैं। और सूर्यमल मिश्रण का मूलतः संबंध बूंदी से था। इस महान व्यक्ति को अपन लोग नव जागरण का दूत कहते हैं और इसी व्यक्ति को हम लोग राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। आओ दोस्तों, हम लोग इसका एक बार पुनः फिर मूल्यांकन कर लें। हमारे मुख्य प्रतीकों के रूप में पहला प्रतीक है रोटी, दूसरा प्रतीक है कमल का फूल। जो रोटी है जिस विशेष प्रकार के धान्य की बनी है उसे अपन लोग बाजरा कहते हैं। ऐसा प्रमुख गीत, ऐसी प्रमुख कविता, ऐसा प्रमुख नारा है इसे कहते हैं इलाना देनी आपनी। यह जिस रचना से लिया गया है उसे वीर सतसई कहते हैं। इसके लेखक जो हैं दोस्तों, उन्हें अपन लोग सूर्यमल मिश्रण कहते हैं। और यह जिस रूप में चर्चित हैं वह चर्चित विषय है, इसे कहते हैं नव जागरण का दूत और राजस्थान का राज्य कवि। दोस्तों, इसी घटना चक्र को अपन लोग आगे बढ़ाते हुए फिर देखते हैं। हमारे यहाँ पर दोस्तों तीसरे प्लान के रूप में जो विशेष प्रकार का संदर्भ लाया गया जिसे अपन लोग गोद निषेध नीति कहते हैं। और गोद निषेध नीति जो है, इस नीति का जो काल है दोस्तों,
ये 1848 से लेकर और 1862 ईस्वी तक माना जाता है। इस नीति का स्वरूप क्या था? गोद लेने पर प्रतिबंध था। गोद लेने पर प्रतिबंध। गोद लेने पर जो प्रतिबंध रहा है ये किस क्षेत्र में भाई? उत्तराधिकार के क्षेत्र में। कोई भी प्रकार का राजा अगर वह व्यक्ति संतान विहीन है तो वह गोद नहीं ले सकता है। गोद लेने पर प्रतिबंध की नीति को क्या बोलते हैं? गोद निषेध नीति कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसे कौन लोग बोलते हैं? हड़प नीति। आओ इस प्लान को लागू करने वाले जनक हैं। ऐसे जनक को हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो व्यक्ति हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों अपन लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। दोस्तों यह व्यक्ति अपने यहाँ पर अपने निर्धारित काल में रहा 1848 से लेकर और 1856 तक। इसके पश्चात जो व्यक्ति आया जिसके काल में यह नीति प्रभावी रही उस व्यक्ति को लॉर्ड कैनिंग कहते हैं। और लॉर्ड कैनिंग के दो जीवन काल हैं, एक 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक का प्रशासनिक काल। हमारे पास में तीसरे चरण के रूप में जो कारण उत्तरदायी था जिसे हम लोग गोद निषेध नीति या हड़प नीति के नाम से जानते थे। इस नीति का जो हमारे यहाँ कालक्रम रहा है यह कालक्रम मोटे तौर पर 1848 से लेकर और 1862 ईस्वी तक का समय रहा। इस नीति का जो स्वरूप था, इस नीति का जो भी स्वरूप था, इस नीति का जो स्वरूप है वह गोद लेने पर प्रतिबंध है। गोद लेने पर प्रतिबंध है। किस क्षेत्र में भाई? उत्तराधिकार के क्षेत्र में। और उत्तराधिकार के क्षेत्र में यह प्रतिबंध जिन लोगों पर लागू किया गया उनमें नाम आता है राजा, सामंत, मंत्री, साहूकार, जमींदार। यह व्यक्ति कोई भी गोद नहीं ले सकते थे। इस क्रम के अंदर इस नीति के जनक हैं। ऐसे जनक के रूप में हम लोग जिस व्यक्ति का नाम गिनते हैं वह व्यक्ति हैं जिन्हें अपन लोग लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इस व्यक्ति का प्रशासनिक समय जो है ये 1848 से 1856 तक रहा। दोस्तों इसी घटनाक्रम के अंदर जो नए व्यक्ति को गिनते हैं अपन लोग, वह व्यक्ति है जिसे हम लोग यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के रूप में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग नामक जो व्यक्ति है दोस्तों, इसका प्रथम प्रशासनिक काल जो रहा है वह 1856 से लेकर और 1858 ईस्वी तक रहा। इस समय का दोस्तों यह अंतिम गवर्नर जनरल था। दोस्तों कालांतर के अंदर 1858 से 1862 तक भी इसे काल दिया गया। उस समय इसका पद प्रथम वायसराय के रूप में था। जैसा कि आपको विधिवत मालूम पड़ रहा है कि लॉर्ड कैनिंग नामक व्यक्ति के पास में अंतिम गवर्नर जनरल का पद 1856 से लेकर
और 1858 तक था, और 1858 से लेकर और 1862 तक इसके पास में प्रथम वायसराय का काल था। जैसा कि मित्रों आप लोग सामने पढ़ रहे हैं, इस नीति का स्वरूप गोद लेने पर प्रतिबंध था, और यह प्रतिबंध इन लोगों पर लगाया गया था। ध्यान दें, इस नीति के तहत जो शिकार रियासतें हैं, उनमें जिनका नाम आता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम लोग इंडिया के ऊपर गिनते हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो रियासत थी, ऐसी रियासत को अपन लोग सतारा कहते हैं। ऐसी रियासत को हम लोग सतारा कहते हैं जो 1848 ईस्वी के अंदर शिकार हो गई थी। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि इंडिया के अंदर विरोध करने वाली जो रियासत थी उसे झांसी कहते हैं, और झांसी ने 1853-54 में विरोध किया था। जैसा कि मित्रों आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो रियासत शिकार हुई, ऐसी उस रियासत को अपन लोग आहुआ पाली कहते हैं, और विरोध करने वाली जो प्रमुख रियासत थी, ऐसी उस रियासत को दोस्तों मेवाड़ कहा जाता है। आओ मित्रों हम लोग वापस इस घटना चक्र के आगे के पहलू को देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये क्रांति कब और किस तारीख को प्रारंभ हुई। क्रांति का प्रारंभ स्वरूप, क्रांति के प्रारंभ स्वरूप को अपन लोग देखते हैं तो निश्चित तिथि के रूप में हम लोग जो तिथि मानते हैं वह है 31 मई 1857 ईस्वी। प्रारंभ 29 मार्च 1857 ईस्वी, बैरंगपुर छावनी में यह क्रांति आरंभ हुई। यह क्रांति पश्चिम बंगाल का भाग है। यहां इस क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति को अपन लोग जिस प्रॉपर नाम से जानते हैं वह नाम है मंगल पांडे। और मंगल पांडे को प्रथम शहीद कहा जाता है। इस व्यक्ति ने को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई कलकत्ता के अंदर। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरंगपुर की छावनी पश्चिम बंगाल के अंदर इसका उद्घोष किया। इसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया और प्रथम शहीद के रूप में मंगल पांडे की गिनती की जाती है। फांसी की सजा इसे 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में दी गई थी। आओ मित्रों हम लोग इस घटना चक्र की अग्र इकाई का अध्ययन करते हैं। इसी घटना चक्र के अंदर 10 मई 1857 ईस्वी को हमारे यहाँ 10 मई 1857 ईस्वी को अपने यहाँ ईस्वी को अपने यहाँ यह क्रांति मेरठ में प्रारंभ हुई। मेरठ छावनी में प्रारंभ हुई और मेरठ छावनी जहाँ पड़ती है दोस्तों वह प्रदेश है यूपी। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया दोस्तों उसे कदम सिंह के नाम से जानते हैं।
कारण दोस्तों जो रहा वह कारण रहा चर्बीयुक्त कारतूस। चर्बीयुक्त कारतूस, चर्बीयुक्त कारतूस। दोस्तों इसी घटना चक्र में अपन लोग अब राजस्थान के बारे में देखते हैं कि राजस्थान केंद्र क्रांति कब प्रारंभ हुई। दोस्तों राजस्थान केंद्र क्रांति 28 मई 1857 को हुई और वह स्थान है दोस्तों नसीराबाद। नसीराबाद छावनी के अंदर प्रॉपरतः इस क्रांति का शुभारंभ हुआ अजमेर के अंदर। दोस्तों ध्यान दें, यहां पर क्रांति का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया, ऐसे इस व्यक्ति को अपन लोग अमरचंद वाटिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि अमरचंद वाटिया जो हैं दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध बीकानेर से था। यह जन्म मूलक संबंध है। इस व्यक्ति का कर्म मूलक संबंध जहां से था दोस्तों, वह प्रदेश है ग्वालियर। इस व्यक्ति को जो संज्ञाएं दी गई, इस व्यक्ति की वह संज्ञाएं कुछ इस प्रकार से हैं। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा गया। दोस्तों इसी व्यक्ति को इतिहास जगत के अंदर राजस्थान का क्रांति के समय का भामाशाह कहा गया। दोस्तों यह भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे नाम से नामित करने वाले दो अलग अलग व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति को अपन लोग सूर्यमल मिश्रण के नाम से जानते हैं। यह व्यक्ति राजस्थान के राज्य कवि हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं, इन्हें अपन लोग गौरी शंकर हीराचंद ओझा के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर हीराचंद ओझा जो है दोस्तों, यह फेमस इतिहासकार के रूप में इस व्यक्ति को जो संज्ञाएं दी, वह संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? पहली है राजस्थान का मंगल पांडे और दूसरी है राजस्थान का क्रांति के समय का भामाशाह। आओ दोस्तों हम लोग इस घटना चक्र की वापस इकाई का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करते हुए ये देखते हैं इस क्रांति का यह भाग कुछ यहाँ से क्या है। तीसरा प्रमुख कारण है गोद निषेध नीति या हड़प नीति। इस नीति का ड्यूरेशन है 1848 से 1862 ईस्वी। गोद लेने पर प्रतिबंध उत्तराधिकार के क्षेत्र में इस नीति का मूल स्वरूप था या सोपान था। इस नीति का शिकार हुए राजा, सामंत, मंत्री, साहूकार और जमींदार, यह वर्ग अयाशी किया करते थे। इसी कारण इनके यहाँ पर उत्तराधिकार पद पर नियुक्त करने के लिए कोई संतान नहीं थी। अतः एव यह इस नीति का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्तियों में से भी एक गिने जाते हैं। इस नीति का जो जनक है उसे अपन लोग लाल डलहौजी कहते हैं और लाल डलहौजी को दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाने वाला यह व्यक्ति 1848 से 1856 तक अपने पद पर रहा। इसके पश्चात जो व्यक्ति आया वह व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का प्रथम प्रशासनिक समय 1856 से 1858 तक था। यह व्यक्ति जिस विशेष प्रकार के पद पर नियुक्त रहा
उसे अपन लोग अंतिम गवर्नर जनरल का पद कहते हैं। 1858 से 1862 तक ये व्यक्ति प्रथम वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। अर्थात लॉर्ड कैनिंग के पास में दो विशेष प्रकार के प्रशासनिक काल रहे हैं। एक काल को 1856 से लेकर 1858 तक अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। दूसरा पद है 1818 से 1862, यह प्रथम वायसराय के पद के रूप में जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको विधिवत मालूम है कि हमारे यहाँ पर इस क्रांति के स्वरूप को जब अपन लोग और आगे बढ़ाते हैं तो मौलिकतः अपने यहाँ पर इस क्रांति के तहत शिकार होने वाली देश की वह पहली रियासत थी सतारा 1848 में, विरोध झांसी ने 1853 में, राजस्थान में आहुआ पाली है और विरोध मेवाड़ रियासत ने किया था। जैसा कि आपको विधिवत इस सूची में मालूम पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर शिकार होने वाली प्रथम रियासत सतारा 1848 है और झांसी जो है दोस्तों वह 1853-54 में घोर विरोध करती है और फिर कालांतर में शिकार हो जाती है। राजस्थान के अंदर आहुआ पाली इस सोपान का पहला अंग बनी और विरोध करने वाली रियासतों के रूप में मेवाड़ इसका पार्ट रही है। ध्यान दें दोस्तों, क्रांति के स्वरूप को यदि अपन लोग अवलोकन का विषय बनाते हैं तो हमारे पास में क्रांति की निश्चित तिथि 31 मई 1857 केंद्रित होती है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर 31 मई को एक निश्चित तिथि घोषित कर दी गई थी कि हमारे यहाँ क्रांति का बिगुल हम लोग 31 मई 1857 को बजाएंगे, परंतु कुछ ऐसे समसामयिक कारणों के कारण ये क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हुई। जैसे 29 मार्च 1857 को ये क्रांति बैरंगपुर की छावनी पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई और इसका नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया उसे मंगल पांडे कहते हैं। इसे देश का दोस्तों पहला शहीद कहते हैं। इस पहले शहीद को दोस्तों जिस दिन फांसी दी गई वह तिथि हमारे इतिहास में 8 अप्रैल 1857 पड़ जाती है और कलकत्ता में इसे फांसी दी गई थी। मित्रों ध्यान दें, इस कलकत्ता का एक और नाम है जिसे अपन लोग फोर्ट विलियम नगर कहते हैं। फोर्ट विलियम नगर को नामित करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों उन्हें अपन लोग चार बाग के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको विधिवत मालूम है कि मंगल पांडे देश के पहले शहीद के रूप में हमारे यहाँ पर जाने जाते हैं। दोस्तों इसी क्रांति का दूसरा सोपान 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के अंदर पश्चिम बंगाल में हुआ। यहाँ क्रांति का नेतृत्व कदम सिंह के द्वारा किया गया और इसका मूल कारण है चर्बयुक्त कारतूस। दोस्तों इस भाग को कैप्चर नहीं किया गया, अर्थात क्रांति का निश्चित शुभारंभ 10 मई को ही माना जाता है। राजस्थान के अंदर ये क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर में प्रारंभ हुई, जिसका नेतृत्व अमरचंद वाठिया ने किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नसीराबाद छावनी कहाँ है? अजमेर के अंदर है। यहाँ क्रांति का बिगुल 28 मई 1857 को बजा था। ध्यान देने योग्य आगे की बात है कि हमारे यहाँ पर दोस्तों ये अमरचंद वाठिया हैं, इनका जन्म मूलक संबंध बीकानेर से था और कर्म मूलक संबंध ग्वालियर से था। इस व्यक्ति को राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति के समय का भामाशाह कहा जाता है। यह नामित करने वाले पहले व्यक्ति हैं सूर्यमल मिश्रण और दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जैसा कि दोस्तों आपको विधिवत इस अंश में बताया गया कि अमरचंद वाठिया जो हैं वह व्यक्ति इतिहास जगत में राजस्थान के मंगल पांडे कहे जाते हैं और मंगल पांडे कहे जाने वाला ये व्यक्ति जो है इसे क्रांति के समय का भामाशाह भी कहा जाता है। विधिवत रूप से ये नाम देने वाले व्यक्ति हैं सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि के रूप में और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार के रूप में ये नामित करने वाले रहे हैं।
दोस्तों अमरचंद वाटिया ने मौलिकतः 1857 की क्रांति के समय देश के दो महान व्यक्तियों को अपना सहयोग प्रदान किया। एक में नाम आता है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का और दूसरे में नाम आता है दोस्तों तात्या टोपे का। तात्या टोपे का। इन्हें आर्थिक मदद जिस व्यक्ति ने की है दोस्तों वह व्यक्ति राजस्थान का मंगल पांडे था। इसे अपन लोग मौलिक रूप में अमरचंद वाटिया नाम से जानते हैं। अमरचंद वाटिया राजस्थान का मंगल पांडे था। ये बीकानेर का रहने वाला था। ये मूलतः ग्वालियर इसकी कर्म भूमि थी। इस व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को महत्वपूर्ण रूप से सहयोग किया। दोस्तों इस घटना चक्र का अगला अंश हम लोग अगले अध्याय के तहत अगली क्लास के तहत देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।